Hello everyone, my name is Narendra Kumar and I welcome you all at the Chandigarh Career Group. So guys, we are going to cover the current affair of 14th of May और जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उनको हम कहीं ना कहीं कवर करने की कोशिश करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। और ये जो वीडियो रहने वाली ये है, इट विल बी क्वाइट रेलिवेंट फॉर सी डी एस, सी ए पी एफ, एन डी ए, एस एस सी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन। यदि गाइस आप इस वीडियो का पूरा एडवांटेज उठाना चाहते हो, फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू, आपको कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। आई विल बी आस्किंग सम क्वेश्चन, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा होऊंगा जब वीडियो चल रही होगी। आपको उनका जो आंसर करना है कहीं ना कहीं कमेंट बॉक्स के अंदर करना है। एज फार एज पार्टिसिपेशन इज कंसर्न, जो 13th ऑफ मई की वीडियो थी उसमें बहुत ही जो है पार्टिसिपेशन काफ़ी लो था स्टूडेंट्स का, राइट। तो गाइस कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, बिकॉज इफ़ आई एम पुटिंग ऑल दीज एफर्ट्स तो कहीं ना कहीं इट शुड बी रिस्पेक्टेड बाय यू, इट शुड बी अप्रिशिएटेड बाय यू। वट एवर द शॉर्ट कमिंग यू आर फाइंडिंग आउट, जो भी आपको कमियाँ लग रही है लेक्चर में, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल मी दैट द एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, राइट, सो दैट आई कैन ब्रिंग समथिंग गुड कंटेंट टू यू। एग्जैक्टली, ठीक है। अब जो है आज हमारी जो कोटेशन है, कोटेशन कुछ ऐसी है कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। यदि आपकी एक अच्छे आप एजुकेशन आपको मिली है तो आप में कहीं ना कहीं वो वाले गुण आ सकते हैं कि जो कि आप क्या कर सकते हो, पूरे संसार को चेंज कर सकते हो, राइट। ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एन एग्जाम्पल आइंस्टाइन, राइट। वो कहीं ना कहीं जो है एजुकेशन के दम पे ही उन्होंने क्या किया, इतना पूरे वर्ल्ड की जो साइंस थी उसको कहीं ना कहीं पलट के रख दिया, राइट। तो आपको भी क्या करना है, एक अच्छी एजुकेशन को एक्वायर करना है, उसके लिए आपको फोकस के साथ पढ़ाई करनी है। इसी के साथ जो है हम अपने फर्स्ट सेगमेंट पे पहुंचते हैं जहाँ पे इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स की बात करेंगे। और खुशी की बात ये है आज हमारे पास कोई भी इंपॉर्टेंट डेज या इवेंट नहीं है, राइट। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, अवार्ड्स, ऑनर एंड पर्सन्स इन न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। एज वेल एज कोई प्लेस यदि न्यूज़ में चल रहा होगा हम उसको भी कहीं ना कहीं जानने की कोशिश करेंगे। यदि सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी, अपॉइंटमेंट, यदि अवार्ड्स की सबसे पहले हम बात करेंगे अवार्ड्स की, तो आपको क्या करना है, आपको जो है एक नाम याद रखना है, इनका नाम है शकुंतला हर्क सिंह, राइट। आपको किसका नाम याद रखना है, शकुंतला हर्क सिंह। और यदि कुंतला हर्क सिंह की बात की जाए तो बेसिकली इनको सर कौन सा अवार्ड मिला है, इनको अवार्ड मिला है वर्ल्ड फूड अवार्ड 2021। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड जो आपका फूड अवार्ड है ये बेसिकली इसके रेसिपिएंट कौन है, हु इज द रेसिपिएंट ऑफ द वर्ल्ड फूड अवार्ड। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए सर, आपका आंसर होना चाहिए शकुंतला हर्क सिंह, राइट। अब आपसे ये आएगा कि ये जो सर वर्ल्ड फूड अवार्ड है इसको देता कौन है, इसको जो है कन्फर कौन करता है। तो इसको दिया जाता है किसके द्वारा, फूड, जो आपकी क्या देखने को मिलेगा, जो आपको वर्ल्ड फूड प्रोग्राम देखने को मिलेगा, राइट। आपको क्या देखने को मिलेगा, जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है ये बेसिकली क्या करता है, वर्ल्ड फूड अवार्ड देता है। और 2021 के लिए जो है फर्स्ट टाइम हुआ किसी इंडियन को मिला है और इनका नाम क्या है, शकुंतला हर्क सिंह, राइट। और इस अवार्ड को हम क्या कहते हैं, हम इसको जो है फूड एंड एग्रीकल्चर का नोबेल प्राइज भी कहते हैं। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जो वर्ल्ड फूड प्राइज है या वर्ल्ड फूड जो अवार्ड है ये इसको क्या कंसीडर किया जाता है, नोबेल प्राइज कंसीडर किया जाता है। सर कौन सी फील्ड का नोबेल प्राइज, ये आपको देखने को मिलेगा फूड एंड एग्रीकल्चर का, फूड एंड एग्रीकल्चर फील्ड का, राइट। अब हमें पता है कि वर्ल्ड फूड अवार्ड को ऑब्जर्व किया जाता है सर किसके द्वारा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की यदि मैं बात करता हूं तो इसको जो है फाउंड किया गया था इन द ईयर 1961। ओके, तो गाइस आपको दूसरा नाम एक ये बताना है कि 1961 में जो है एक तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को क्या किया गया है, फाउंड किया गया है। और 1961 में ही आपको क्या देखने को मिलेगा, एक और ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया गया था जिसका नाम क्या था, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। और यदि मैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की बात करता हूं तो इसका हेडक्वार्टर आपको कहां पे देखने को मिलेगा, इसका हेडक्वार्टर आपको जो है स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा, राइट। ये पॉइंट कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। तो अभी तक हमने क्या क्या समझा, अभी तक हमने ये समझा कि शकुंतला हर्क सिंह को मिला है वर्ल्ड फूड अवार्ड। और वर्ल्ड फूड अवार्ड को हम कहीं ना कहीं फूड एंड एग्रीकल्चर अवार्ड भी कहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साथ ही में इस अवार्ड को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा। और यदि मैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में बात करता हूं तो सर इसको फाउंड किया गया था इन द ईयर 1961। और इसका जो हेडक्वार्टर कहां पे देखने को मिलेगा सर, रोम इटली के अंदर देखने को मिलेगा। कहां पे देखने को मिलेगा, रोम इटली के अंदर देखने को मिलेगा। आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छी चीजें याद हो गई होंगी।
तो ये थी हमारी फर्स्ट न्यूज़। अब दूसरी जो न्यूज़ हमारे पास है, ये यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, मनीषा कुमार कपूर का। यदि मनीषा कपूर के बारे में बात की जाए तो बेसिकली क्या हो गया है, ये जो एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ थी किसकी, जो आपको देखने को मिल जाएगी इंटरनेशनल काउंसिल फॉर द एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशंस, इसकी ये कौन बन गई है, एग्जीक्यूटिव कमेटी को उन्होंने ज्वाइन कर ली है। और ये क्या है, एक इंडियन है, तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो क्या किया है, जो मनीषा कपूर ने ज्वाइन कर ली है एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द इंटरनेशनल काउंसिल फॉर द एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, इनमें से कौन सी इंडियन पर्सनैलिटी है जिन्होंने सर क्या किया है, जिन्होंने ज्वाइन किया है एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए सर मनीषा कपूर ने किया है। और यदि मैं बात करता हूं ICAS के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन, तो इसका जो है, इसको फाउंड किया गया था इन द ईयर 1985। इसको जो है फाउंड कब किया गया था, इसको जो है फाउंड किया गया था 1985। और 1985 में आपको एक और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी जो फाउंड की गई थी, जिसका नाम क्या था, सार्क। आप में से बहुतों ने सार्क के बारे में सुना होगा। तो सार्क को फाउंड किया गया था इन द 1985। और कहीं ना कहीं यदि मैं बात करता हूं किसकी, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल के बारे में, जो कि इंडिया की है, इसको फाउंड किया गया था 1985 में, राइट। आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यहां पे देखो इंटरनेशनल काउंसिल फॉर द एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन की बात हो रही है, ICAS की बात हो रही है, लेकिन यहां पे चीजें चेंज हैं। यहां पे आपको देखने को मिलेगा एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, और इसको फाउंड किया गया था इन द ईयर 1985। और इसका हेडक्वार्टर आपको कहां पे देखने को मिलेगा, मुंबई के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन यदि मैं बात करता हूं इंटरनेशनल काउंसिल फॉर किसके लिए, एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन के लिए, तो इसका जो है हेडक्वार्टर आपको कहां पे देखने को मिलेगा, ब्रुसेल के अंदर देखने को मिलेगा। और ब्रुसेल के अंदर कहां पे है, ब्रुसेल जो है कैपिटल है किसकी, बेल्जियम की। और ब्रुसेल से आपको सीधा याद आना चाहिए किसका, ब्रुसेल से आपको पता होना चाहिए नाटो का, क्योंकि नाटो का हेडक्वार्टर आपको कहां पे देखने को मिलेगा सर, नाटो का कहीं ना कहीं हेडक्वार्टर आपको जो है ब्रुसेल के अंदर ही देखने को मिलता है। और यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको जो है इसके प्रेसिडेंट कौन देखने को मिलेंगे, इसके प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे गाय पार्कर। और ऐसे ही हमने किसके बारे में पढ़ा हुआ है, गाय राइडर के बारे में पढ़ा हुआ है। गाय राइडर जो है किसके सर आपको प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे, ये प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे सर आपको किसके, जो ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। ये कहीं ना कहीं सारी सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। तो इस टोटल स्लाइड में हमने क्या क्या जाना, सबसे पहले हमने शकुंतला हर्क सिंह के बारे में जाना कि उनको क्या मिला है, प्राइज मिला है, जिसका नाम क्या है, वर्ल्ड फूड अवार्ड है 2021 के लिए। और इसको क्या कहा जाता है, नोबेल प्राइज भी कहा जाता है इन द फील्ड ऑफ द फूड एंड द एग्रीकल्चर। और यदि मैं बात करता हूं किसके बारे में, यदि मैं बात करता हूं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में, तो इसको जो है बेसिकली क्या हुआ था, आपने सुना होगा 2020 का नोबेल पीस प्राइज। 2020 में जो नोबेल पीस प्राइज मिला था, वो भी किसको मिला था, वो भी जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ही मिला था, राइट। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है इसका हेडक्वार्टर कहां पे है सर, इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा रोम, इटली के अंदर। और सर इसको फाउंड किया गया था इन द ईयर 1961। दूसरी न्यूज हमारे पास ये आती है कि सर जो ICAS है, जिसका जो फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर द एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन, इसकी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, इसको फर्स्ट इंडियन ऐसी है जिन्होंने ज्वाइन कर ली है, उनका नाम क्या है, मनीषा कपूर है। और सर मैं ICAS के बारे में बात करता हूं तो इसका हेडक्वार्टर मुझे ब्रुसेल, जो बेल्जियम की क्या है कैपिटल है, वहां पे देखने को मिलेगा। और इसके जो प्रेसिडेंट है ये कौन है, गाय पार्कर है। और ऐसे ही सेम पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन हमें इंडिया के अंदर भी देखने को मिलती है, जिसका नाम क्या है, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। यदि मैं बात करता हूं एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में, तो सर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको ये देखने को मिलेगा कि इसको फाउंड किया गया था इन द ईयर 1985। और इसका जो है हेडक्वार्टर आपको कहां पे देखने को मिलेगा, हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा मुंबई के अंदर। आई होप यहां तक आपको बहुत सारी चीजें अच्छे अच्छे से पता चली होंगी। जो नेक्स्ट है हमारे पास, वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, मिस यूनिवर्स के बारे में जानने को मिलेगा। जो 2020 की मिस यूनिवर्स बनी है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है एड्रयू मेजा। ठीक है, आप एड्रयू मेजा को याद रखोगे। एड्रयू मेजा बेसिकली क्या बन गई है, जो एड्रयू मेजा है ये बन गई है आपकी मिस यूनिवर्स 2021। एड्रयू मेजा को आप मारिया रेसा से जो है कंफ्यूज नहीं करोगे, ठीक है। आपको एड्रयू मेजा को मारिया रेसा के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। यदि मैं मारिया रेसा की बात करता हूं तो मारिया रेसा को बेसिकली कौन सा अवार्ड मिला है, इनको मिला है गुलर्मो कानो प्रेस फ्रीडम प्राइज मिला है, राइट।
तो आपको इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना है। और यदि मैं बात करता हूँ टॉप 4 में, तो जो इंडिया की, ठीक है, यदि जो इंडिया से जो बिलोंग कर रही थी, इंडिया की जो जो आपको मिस इंडिया देखने को मिलेंगी, उनका जो टॉप 4 में जो है नंबर आया है, 4th पोजीशन इन्होंने एक्वायर की है। और इनका नाम क्या था? इनका नाम था, ठीक है, एडेलिन क्लेस्टिनो। ठीक है, इनका नाम क्या था? इनका नाम था एडेलिन कैस्टेलिनो। और यदि हम इसके बारे में बात करते हैं तो भले आपको नाम जो है इंडिया नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन मिस इंडिया यही थी, राइट। आपको ये कहीं ना कहीं सारे के सारे पॉइंट जो है बहुत अच्छे से याद रखने हैं। बस यदि आप याद भी नहीं रख पाओ, नॉट एन इशू, बस आपको एक नाम ये पता होना चाहिए कि इस बार 2020 की जो है मिस यूनिवर्स आपको कौन देखने को मिलेगी? आपको एड्री मेजा देखने को मिलेगी। और सर आप एड्री मेजा को कंफ्यूज नहीं करो किसके साथ में? मारिया रेसा के साथ में। मारिया रेसा को बेसिकली क्या मिला है सर? मिला है गिलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज के ऊपर तो इतने ज्यादा क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूं जिसकी कोई हद नहीं है, राइट। अब बढ़ते हैं हम अगले जो है पॉइंट हमारा क्या है कि जहां पे आपको अनूप भट्टाचार्य जी, जो कि क्या थे? एक फ्रीडम फाइटर थे, इनकी रिसेंटली डेथ हो गई है। तो बेसिकली ये किस में आएगा सर? ये ओबिचुरीज में आएगा। और ओबिचुरीज से मुझे जो है बहुत सारी चीजें जो है याद आनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मेरे को क्या आएगा? होमोन बर्गोहेन। ये बेसिकली कौन से फील्ड के साथ एसोसिएटेड है? पहले आपको ये बताना है। दूसरा आपको ये बताना है कि के आर, ठीक है, जो के आर अम्मा थी, ठीक है, के आर अम्मा, ये कौन सी फील्ड के साथ एसोसिएटेड है? उसके बाद आपको ये बताना है रघुनाथ महापात्रा। रघुनाथ महापात्रा ये कौन सी फील्ड के साथ क्या है? एसोसिएटेड है, राइट। ये 3 क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको क्या करने हैं? कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर देने हैं। इसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा? इसके बाद जो है एक पैडलर है जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है चंद्रशेखर। रिसेंटली इनकी भी जो है क्या हो गई है? डेथ हो गई है। तो ये इनकी फोटो रही। तो अब आपसे कोई पूछेगा कि चंद्रशेखर जो थे ये कौन सी फील्ड के साथ एसोसिएटेड थे? तो सर ये स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड थे, राइट। ये पैडलर थे, आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। तो हमने गाइस कितने 5 पर्सनैलिटी के नाम हमने जाना। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो सबसे पहले हमने नाम जाना वो क्या था? वो हमारा था जो कि मिला है किसको? जो कि ये शकुंतला हरक सिंह को जो आपका वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए मनीषा कुमार के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद आपको एंड्रयू मेजा के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, जो फ्रीडम फाइटर है जिनका नाम है अनूप भट्टाचार्य। ये रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है। ये कौन सी फील्ड के साथ एसोसिएटेड? फ्रीडम फाइटर थे ये। और जो है अगला पॉइंट क्या आएगा? चंद्रशेखर, ये स्पोर्ट्स के साथ कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है, पैडलिंग के साथ कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। गाइस आपको क्या करना है, जो अब आपको एक पॉज लेना है और जो जो आपको इस आर्टिकल से याद रहा है वो सारा का सारा टाइप कर देना है कमेंट बॉक्स के अंदर, तब कहीं ना कहीं बात बनेगी, राइट। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले अवार्ड की तरफ, जहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा? विटले अवार्ड देखने को मिलेगा। जो विटले अवार्ड है इसको हम ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं, ठीक है। ग्रीन ऑस्कर हम किसको कहते हैं? विटलर जो है, जो विटलर अवार्ड्स है। अब ये सर किसको मिला है? जो विटलर अवार्ड है सर ये मिला है किसको? नुकुलू फोम को। ये जो नुक्लू फोम है ये बेसिकली कहां से बिलोंग करते हैं सर? ये बिलोंग करते हैं नागालैंड से, राइट। ये कहां से बिलोंग करते हैं? नागालैंड से बिलोंग करते हैं। तो आपसे क्या पूछा जा सकता है? आपसे पूछा जा सकता है कि सर ये विटले जो अवार्ड्स हैं ये बेसिकली इसका अल्टरनेटिव नेम क्या है? इनको हम ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं। और ये मिला किसको है सर? ये मिला है नुक्लू फोम को। और नुक्लू फोम कहां से बिलोंग करते थे सर? ये नागालैंड से बिलोंग करते थे। एंड ही इज द ओनली इंडियन टू रिसीव दिस अवार्ड। ये अवार्ड सिर्फ और सिर्फ एकमात्र इंडियन को मिला है जिनका नाम क्या है? नुक्लू फोम है। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। अब बढ़ते हैं गाइस हम अपनी कैटेगरी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जहां पे हमें क्या देखने मिलेगा? नेशनल इवेंट्स देखने को मिलेंगे। यदि नेशनल इवेंट्स की बात करते हैं तो गाइस आज हमारे पास कोई भी इवेंट नहीं है। और नेक्स्ट जो सेगमेंट हमारा आएगा ये होगा इंटरनेशनल इवेंट्स। और यदि मैं इंटरनेशनल इवेंट्स की बात करता हूं तो हमारे पास क्या देखने को मिलेगा? हमें देखने को मिलेगा कि कुछ दिन पहले ही हमने ये पढ़ा था कि जो है क्या हो गया, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था वो पास हो गया था किसके अंदर? जो भी नेपाल की, आपको क्या देखने में? नेपाल की पार्लियामेंट देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से क्या हो गया था? जो खड़गा प्रसाद शर्मा ओली थे ये क्या कर गए थे? कहीं ना कहीं जो है अपनी गवर्नमेंट से हाथ धो बैठे थे, राइट। लेकिन अब जो है इनको फिर से रीअपॉइंट किया गया है एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। अब आपके माइंड में ये आएगा सर यदि खड़गा प्रसाद शर्मा ओली के पास मेजोरिटी है ही नहीं तो ये जो है कैसे जो है प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं नेपाल के? अब इसके लिए जो है थोड़ी सी आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए होगी, वो मैं कहीं ना कहीं देने की कोशिश करूंगा। अब होता क्या है कि मान लो कि जब भी आपका प्रेसिडेंट होता है, ठीक है,
तो प्रेसिडेंट की एक डिस्क्रिशनरी पावर होती है, प्रेसिडेंट की एक डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि जब क्या होगा, जब कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं होगी, नो पार्टी इन द मेजोरिटी, जब कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं है, तो मतलब कि क्या, कोई भी पार्टी जो है उस कंडीशन में नहीं है कि दैट दे कैन फॉर्म द गवर्नमेंट, कि वो गवर्नमेंट को फॉर्म नहीं कर सकती, राइट। तो उसमें जो है प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशन, अपनी मर्जी से क्या करता है, किसी भी पार्टी को जो है मौका देता है, ठीक है, ये चांस देता है किसी भी पार्टी को, ठीक है, कि दैट दे कैन फॉर्म द गवर्नमेंट, दे कैन फॉर्म द गवर्नमेंट, राइट। ऐसा ही जो है क्या किया, जो आपकी प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी, विद्या देवी जो भंडारी हैं, ये बेसिकली कहाँ की प्रेसिडेंट है, ये प्रेसिडेंट है नेपाल की। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है खड़गा प्रसाद शर्मा ओली को क्या किया, एक अपॉर्चुनिटी दी, एक इनको चांस दिया कि हम आपको क्या दे रहे हैं, हम आपको 30 डेज का टाइम दे रहे हैं, और 30 डेज के लिए क्या किया गया है, जो खड़गा प्रसाद शर्मा ओली को है, इनको प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है कि आपको विद इन 30 डेज क्या करना पड़ेगा, पार्लियामेंट के अंदर आपको अपनी मेजोरिटी प्रूफ करनी पड़ेगी, मेजोरिटी प्रूफ करनी पड़ेगी। अब आफ्टर द 30 डेज यदि जो है खड़गा प्रसाद शर्मा ओली जो है क्या करते हैं, अपनी मेजोरिटी को प्रूव नहीं कर पाते हैं, मतलब कि क्या, ज्यादा उनके जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी साइड नहीं होंगे, तो बेसिकली क्या किया जाएगा, इनको जो है फिर से प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन से हटा दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं सारा का सारा मुद्दा है जो कि आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ये गाइस आपके एग्जाम के लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है कि जो आपको क्या देखने को मिलेंगे, जो सर डेविड एटन ब्रो देखने को मिलेंगे, इनको बेसिकली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 के लिए एडवोकेट, पीपल का एडवोकेट नियुक्त किया गया है। ये कहीं ना कहीं जो लोगों की बात है ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के सामने रखेंगे। नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, जब ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होगी तभी एग्जाम के लिए थोड़ी बहुत रेलिवेंट होगी, और उस समय जो है इसके ऊपर जो है मैं बहुत अच्छे से आपको सारी सारी चीजें समझा दूंगा, राइट। अब हम स्पोर्ट्स में देखते हैं, तो स्पोर्ट्स में हमारे पास एक ही न्यूज़ है, और न्यूज़ ये है कि रिसेंटली क्या हुआ है, जो प्रीमियर लीग चैंपियनशिप चल रही थी, जिसको इस बार किसने जीता है, मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रीमियर लीग चैंपियन है, ये बेसिकली कौन बने हैं, ये जो है बेसिकली कौन बनी है, मैनचेस्टर सिटी बनी है, और प्रीमियर लीग किसके साथ एसोसिएटेड है, ये इट इज एसोसिएटेड विद द फुटबॉल। बस आपको ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है। तो गाइस क्या क्या देखा हमने ये देखा कि प्रीमियर लीग इस बार के चैंपियन कौन बने हैं, ये बने हैं मैनचेस्टर सिटी। रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस की बात करता हूं तो आज हमारे पास एक रिपोर्ट है, ये जो है जो फॉर्च्यून की एक मैगजीन आती है, जिसमें जो है वर्ल्ड के 50 ग्रेटेस्ट लीडर को रिकॉग्नाइज किया गया है, और उनमें फर्स्ट के ऊपर कौन है, न्यूजीलैंड की जो पीएम है जिनका नाम क्या है, जैकिंडा आर्डन, ये बेसिकली क्या है, टॉप पे हैं। तो फर्स्ट नंबर पे कौन देखने को मिलेगा, न्यूजीलैंड की जो पीएम है जिनका नाम जैकिंडा आर्डन है, ये आपको फॉर्च्यून की वर्ल्ड ग्रेटेस्ट लीडर देखने को मिलेगी, राइट। और यदि मैं इंडियंस की बात करता हूं तो जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इसके जो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है अदार पूनावाला, इनका नाम क्या है, अदार पूनावाला। और यदि मैं अदार पूनावाला की बात करता हूं तो इनका जो प्लेस कितना है, ये 10th प्लेस पे आते हैं, ये जो है 10th प्लेस पे आते हैं। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब आपसे पूछा जाए कि जो है क्या देखने को मिलेगा, यदि जो फॉर्च्यून की जो आपकी ग्रेटेस्ट लीडर की लिस्ट आती है उसमें फर्स्ट पे कौन है, तो फर्स्ट पे है सर कौन, जैकिंडा आर्डन, कौन है, जैकिंडा आर्डन। और यदि मैं बात करता हूं 10th पे कौन है, तो ये आपको कौन देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा आपको अदार पूनावाला, कौन, अदार पूनावाला। ये पॉइंट कहीं ना कहीं आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। गवर्नमेंट स्कीम भी आज हमारे पास कोई नहीं है गाइस, खुशी की बात है। पॉलिटी में भी कोई समाचार नहीं है, इन्वायरमेंट में भी कुछ नहीं है देखने को, समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस, साइंस एंड टेक कुछ नहीं है। इकोनॉमी में हमारे पास एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है जहां पे आपको मैं इन्फ्लेशन समझाने वाला हूं। इन्फ्लेशन मतलब कि क्या, महंगाई, ठीक है। आज हम महंगाई, आई होप मैंने सही लिखा होगा, जो भी आपको ग्रामेटिकली इसमें देखने को मिलेगा मेरे को बता देना, ठीक है। इन्फ्लेशन हम कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करेंगे कि महंगाई क्या होती है, ठीक है। अब हुआ क्या है, ये न्यूज में क्यों आया है, एक होता है रिटेल इन्फ्लेशन, एक होता है रिटेल इन्फ्लेशन, और ये बेसिकली क्या हो गया, ये थोड़ा कम हो गया है, अब कितना हो गया, 4.29 हो गया है, मतलब कि क्या सर, थोड़ी सी महंगाई कम हो गई है, ये बात देखने को मिलेगी। सबसे पहले आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करना गाइस, आपको बहुत अच्छी चीज समझ में आएगी। फॉर एन एग्जांपल, ये क्या है, ये है फैक्ट्री,
राइट। और फैक्ट्री क्या करेगी, फैक्ट्री करेगी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, गुड्स मान लो कुछ, फॉर एन एग्जांपल बिस्किट, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल बिस्किट। अब ये बिस्किट सबसे पहले कहां पे जाएंगे, जो आपकी होलसेल वाली जो शॉप्स देखने को मिलेंगी, ठीक है, होलसेल्स वाली जो शॉप्स देखने को मिलेगी वहां पे ये गुड जो बिस्किट जाएंगे। उसके बाद होलसेल जो शॉप्स होंगी ये किसको सप्लाई करेंगी, जो आपकी रिटेल शॉप होंगी, जो रिटेलर्स होंगे। रिटेलर्स कौन से होंगे सर, जो हम जिनसे हम डायरेक्टली सामान खरीदते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रिटेलर कहते हैं। और रिटेलर ये सामान, ये बिस्किट किसको भेजेगा, कंज्यूमर को बेचेगा, राइट। ये आई होप ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। कोई भी मान लो ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री में बिस्किट बने, बिस्किट डायरेक्टली कंज्यूमर के पास नहीं आएंगे या डायरेक्टली जो है रिटेलर के पास नहीं आएंगे, सबसे पहले होलसेल के पास, होलसेलर के पास जाएंगे। होलसेलर का क्या होता है, डायरेक्ट टाई अप होता है किसके साथ में, फैक्ट्रीज के साथ में। ये वहां से सारे के सारे बिस्किट को एक्वायर करेगा और जो है फिर क्या करेगा, कुछ अपना जो है इसको थोड़ा सा महंगा बेच के रिटेलर को बेच देगा, अपना वहां से प्रॉफिट निकाल लेगा। बाद में रिटेलर क्या करेगा, थोड़ा सा और महंगा बेच के किसको, कंज्यूमर को बेच देगा और अपना कुछ प्रॉफिट निकालेगा, राइट। आई होप ये स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और यदि ये स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है तो अब यहां से आप चीजें समझ जाओगे। इसलिए यहां पे इन्फ्लेशन को क्या बोला गया है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। महंगाई मतलब कि क्या जी, जो प्राइस में राइज होना। जब महंगाई क्या होता है, जो चीजें महंगी होना, मतलब क्या, जो चीजों के प्राइस है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं, उसी को हम महंगाई कहते हैं। ऑफ द मोस्ट गुड्स एंड द सर्विस ऑफ द डेली और द कॉमन यूज, ठीक है। अब ये बेसिकली आपका फूड भी हो सकता है, खाने के अंदर महंगाई आ गई जी, क्लोथ भी हो सकते हैं, हाउसिंग भी हो गया, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, रिक्रिएशन, ठीक है, कंज्यूमर, बहुत सारी कुछ आ सकती है। बस आपको बेसिक कंसेप्ट पता चल गया, महंगाई क्या मतलब प्राइस के ऊपर राइज होना, राइट। अब जो है इन्फ्लेशन को सर मेजर कैसे किया जाता है, अब सरकार जो है महंगाई इतनी है, ये परसेंटेज है, इसको मेजर कैसे किया, कैसे पता चला कि इतनी परसेंटेज हुई। इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए जो है हमें क्या चाहिए होगा, हमें एक जो है एक बेस ईयर चाहिए होगा, एक कहीं ना कहीं हमें बेस ईयर चाहिए होगा, ये नहीं चाहिए होगा, एक हमें स्टैंडर्ड चाहिए होगा जिसके साथ हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि इस ईयर, मान लो फॉर एन एग्जांपल मैं यहां पे बेस ईयर मान रहा हूं 2012 का, 2012 में क्या था, 2012 में आपको क्या देखने मिलेगा, जो आपका पार्ले जी, ठीक है, जो आपका पार्ले जी का बिस्किट था ये 10 रुपए का आता था, 10 रुपए का आता था। और अब ये कितना हो गया है, अब ये जो है अब 12 रुपए का आता है। 2021 में यही पैकेट कितना आता है, 12 रुपए का आता है। तो 2012 के कंपैरिजन में 2021 में क्या हो गया है, जो पार्ले जी क्या हो गया, पार्ले जी के अंदर इन्फ्लेशन आ गया, महंगाई बढ़ गई है सर, कितने परसेंट, 2%। तो मतलब कि क्या सर, यदि यहाँ पे 5.52% है, यहाँ पे 4.29% इन्फ्लेशन की बात हो रही है, मतलब कि क्या सर, यहाँ पे इन्फ्लेशन मतलब कि क्या कोई बेस ईयर होगा जिसके कारण इसको मेजर किया जा रहा है, जिसके रेफरेंस में इसको मेजर किया जा रहा है, राइट। तो मान लो इसका जो है क्या होगा, 2012 क्या होगा आपका बेस ईयर होगा, किसका, रिटेल इन्फ्लेशन का। यह आपको समझ के चलो, अभी रिटेल इन्फ्लेशन क्या होगा हम कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे यहां से यह पता चल गया कि सर इन्फ्लेशन क्या होगा, इन्फ्लेशन होता है जो आपकी महंगाई बढ़ जाती है, द चेंज इन द एवरेज प्राइस इन अ बास्केट ऑफ द कमोडिटी एंड द सर्विस ओवर अ टाइम। जो बास्केट ऑफ कमोडिटी है, जो आपकी मान लो ये बास्केट है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी, इसके कारण क्या है, इसके अंदर जो जो इन कमोडिटीज के अंदर प्राइस में चेंजेस आए हैं उसको हम क्या कहेंगे, इन्फ्लेशन कहेंगे। अब सर इन्फ्लेशन क्या शो करता है, इन्फ्लेशन ये डिपिक्ट करता है कि उस कंट्री की परचेसिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फॉर एन एग्जांपल, आज मान लो मेरे पास जो है 10 रुपए ही है, 10 रुपए ही है, और यदि जो है पार्ले जी का प्राइस 10 रुपया होता तो मैं खरीद लेता, तो मैं इजीली खरीद लेता। लेकिन आज आपको पार्ले जी का प्राइस कितना देखने को मिल रहा है, 12 रुपया देखने को मिल रहा है, तो क्या आप जो है खरीद लोगे, नहीं खरीद पाओगे। तो जो परचेसिंग पावर है तो कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, आपकी खरीदने की क्षमता कम हो जाएगी जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और जैसे ही आपका ये होगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो पार्ले जी की डिमांड है वो कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि रिटेलर बोलेगा भाई साहब कि पार्ले जी का प्राइस बढ़ गया है और कंज्यूमर खरीद ही नहीं रहे हैं। क्यों, कंज्यूमर के पास इतना पैसा है ही नहीं। तो उसके कारण क्या हो जाएगा कि जो पार्ले जी की मैन्युफैक्चरिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यदि ग्रोथ ही नहीं है, यदि डिमांड ही नहीं है, तो पार्ले जी जो है मैन्युफैक्चर करेंगे क्या, राइट। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ है वो भी थोड़ी कम आ जाएगी, जीडीपी भी थोड़ी कम हो जाएगी। जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की मतलब एक साल के अंदर जो है कितना जो विद इन, ठीक है, टेरिटरी ऑफ इंडिया कितना जो है हमने यूनिट प्रोडक्शन किया है, इसको हम जीडीपी कहते हैं।
और यदि पार्ले जी कम प्रोड्यूस होगा तो कहीं ना कहीं जीडीपी नीचे आएगा, और जीडीपी नीचे आएगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो होगी वो नीचे आएगी या नहीं आएगी, वो नीचे आएगी कि नहीं आएगी। तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाना चाहिए कि जो है इन्फ्लेशन होता क्या है और इन्फ्लेशन डिपिक्ट क्या करता है, इसके जो है एप्लीकेशंस क्या है। और यदि मैं बात करता हूं, अब ऐसा भी नहीं है कि सर आप जो है इन्फ्लेशन बिल्कुल ही कम करके रखो। फॉर एन एग्जांपल, जो पार्ले जी 10 का है इसको मैं 2 रुपए में बेच रहा हूं, तो क्या होगा सर, पार्ले जी को बनाने में 6 रुपए कॉस्ट तो आई होगी, फैक्ट्री ने कम से कम 6 रुपए तो लगाए होंगे एक पैकेट पार्ले जी का बनाने के, 4 रुपए खुद का मुनाफा निकालेगा। यदि उसने 2 रुपए प्राइस कर दिया तो फैक्ट्री वाले को क्या कुछ फायदा होगा? फैक्ट्री वाले को कोई फायदा ही नहीं होगा। और सर यदि फैक्ट्री वाले को कोई फायदा ही नहीं होगा तो ये बनाएगा क्यों? तो कहीं ना कहीं हमें क्या चाहिए होता है, जो मॉडरेट लेवल का थोड़ा बहुत हमें इन्फ्लेशन चाहिए होता है, ताकि जो क्या कर सके, जो है हमारी इकोनॉमी बढ़ती रहे, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती रहे। और ये जो सर इन्फ्लेशन को जो है कैलकुलेट कौन करता है, आपसे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है यहां से। तो आपको क्या देखने मिलेगा, यहां पे नेशनल स्टैटिस्टिक्स आपको ऑफिस देखने को मिलेगा। और यदि मैं नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस की बात करता हूं तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर आपको यह देखने को मिलेगा कि आपका क्या होगा, जो कि आपके ये मेजर करते हैं किसको, इन्फ्लेशन को। आई होप ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से जो है क्लियर हुआ होगा, अगर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया के अंदर जो है इन्फ्लेशन को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दूंगा। सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, होल सेल प्राइस इंडेक्स, और दूसरा क्या देखने को मिलेगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। राइट, आपको क्या देखने को मिलेगा, होल सेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब होलसेल मतलब कि क्या सर, जो होलसेल प्राइस का मतलब क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या मेजर किया जाएगा, जो इन्फ्लेशन मेजर किया जाएगा, जो कि किसको शो हुआ है, जो आपकी होलसेल है, जो होलसेल वाले बंदे हैं, जो उनको क्या हुआ है, जो प्राइस ज्यादा लगा है, यहां पे ये मेजर होगा। और कंज्यूमर प्राइस बेसिकली किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, रिटेलर के ऊपर कैलकुलेट होता है, रिटेलर के ऊपर क्या होता है, कैलकुलेट होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब ये सर होगा कैसे, फॉर एन एग्जांपल, आपने फैक्ट्री है, पहले 6 रुपए में पार्ले जी बनता था, अब क्या हो गया है कि आटा वगैरह, वीट वगैरह महंगी हो गई है, जिसके कारण अब क्या हो रहा है, 8 रुपए यूनिट आपको क्या देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन पे लग रहा है, पार्ले जी की प्रोडक्शन पे लग रहा है, तो ये मान लो 9 रुपए में इसको जो है बेच रही है होलसेल को। तो पहले होलसेल को 7 रुपए में मिलता होगा, यदि 1 रुपए मुनाफा खुद का फैक्ट्री निकाल रही है तो पहले 7 रुपए में मिलता होगा, अब कितने में मिल रहा है पार्ले जी, 9 रुपए में मिल रहा है। तो 2 आपको क्या देखने को मिलेगा, 2 यूनिट यहाँ पे जो है 2 रुपए महंगाई देखने को मिलेगी। और इसको हम क्या कहते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर मेजर किया जाता है कि होलसेल में कितना इन्फ्लेशन आया है। और जो आपको क्या देखने को मिलेगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में अब क्या देखने को मिलेगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में यह मेजर किया जाता है कि रिटेलर अब क्या करेगा, अब ये रिटेलर को कहीं ना कहीं 10 रुपए में ही बेचेगा, रिटेलर को 10 रुपए में बेचेगा। पहले रिटेलर को 8 रुपए में मिलता होगा, अब ये रिटेलर को 10 रुपए में बेचेगा, तो रिटेलर को भी कहीं ना कहीं महंगाई लगी होगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा रिटेलर के पास कितनी महंगाई बढ़ी है उसी को हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यदि मैं बात करता हूं किसकी, यदि मैं बात करता हूं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में, ठीक है, तो 4 टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जो आपका क्या देखने को मिलेगा, जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जो कि मेजर किया जाता है इंडस्ट्रियल वर्कर के ऊपर, दूसरा एग्रीकल्चर लेबर के ऊपर, थर्ड रूरल लेबर के ऊपर, फोर्थ आपका क्या, तीनों को मिला के जो किया जाता है, दोनों को मिला के किया जाता है। ठीक है, अब इनका जो इन्फ्लेशन है, ठीक है, इनका जो इन्फ्लेशन है इसको जो है किसके द्वारा जो है काउंट किया जाता है, किसके द्वारा जो है कंपाइल किया जाता है, ये किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ द लेबर के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा। और यदि मैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की बात करता हूं तो इसमें भी जो लेबर ब्यूरो है ये जो है डिसाइड करती है, ये यहां पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करती है। और यदि मैं बात करता हूं सबका कंबाइंड, तो सबका कंबाइंड कौन करेगा, एनएसओ करेगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर आता है। और ये बेसिकली जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की यदि मैं बात करता हूं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, 2012 में जो है आपको ये देखने को मिलेगा कि इसका बेस ईयर है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब आपने आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जाना होगा, जहां से ये इन्फ्लेशन को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो ये कहीं ना कहीं जो डाटा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का होता है, इसी को यूज करते हैं किसके लिए, टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। राइट,
इसी के साथ गाइज मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। यदि आपको पीडीएफ चाहिए होगी, फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू, आपको चंडीगढ़ करियर ग्रुप के जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे विजिट करना है, राइट, ताकि जो है आपको इस टाइप की पीडीएफ मिल पाए। और यदि गाइज आपको ये सेशन में कुछ सीखने को मिला है तो आपको क्या करना है, यदि ये सेशन के अंदर आपको कुछ सीखने को मिला है तो आपको क्या करना है, आपको जो है कमेंट करना है, जो आपको अच्छी बात लगी है लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।